नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट 3 के बारे में। और ये यूनिट 3 जो है वो रिलेट करती है सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बारे में। तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा था उसमें एक पार्ट था हमारा जो पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स की बात करता था। तो हमने उस पार्ट को रिपील कर दिया और रिपील करने के बाद उसके लिए हमने एक नए प्रोविजंस बना दिए जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट ऑलरेडी यूनिट 2 में मैं कवर कर चुका हूं कि 2 यूनिट्स बाकी हैं, एक यूनिट 3 और एक यूनिट 4। यूनिट 3 में सेल्स ऑफ गुड्स है एंड यूनिट 4 में आपका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रोविजंस है, मतलब इसमें जो सिलेबस है आपका वो कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। तो अगर हम देखें, जो फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये 2 टर्म्स हैं, इसके बीच में डिस्टिंक्शन, ये बेसिकली आपका 12.5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडीशन एंड वारंटीज, नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड लास्ट इज राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी आपका 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये 2 टॉपिक्स जो आपके हैं ये आपके 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं बात करूं इन 2 टॉपिक्स की तो ये आपके 5 मार्क्स के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। बट अगर मान लो कुछ एग्जाम मेकर्स का जो दिमाग है वो घूम जाए तो हो सकता है किसी को क्लब करके तो 12.5 के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जो कि बात करता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब देखो, सबसे पहली चीज जो आपको पता लग जाएगी इस चीज से ही कि 2 टर्म्स हैं, व्हाट इज अ सेल एंड व्हाट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। अगर सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक दिमाग अप्लाई करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो एक्ट किसके ऊपर लगता है। तो देखो, जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे घर जो मूव नहीं करा जा सकता, उसके लिए हमने बना दिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, अब जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो बेसिकली किस पे लगता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो अब बात हो रही है मूवेबल प्रॉपर्टीज की और उसमें बात हो रही है सेल और एग्रीमेंट टू सेल, 2 टर्म्स की। ठीक है, अब जो चीज क्लियर है, प्राइमा फेसाई जैसे बोलते हैं हमारे लॉ के अंदर, प्राइमा फेसाई मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, कि मान लो एक पर्सन है ए, वो गया बी के पास और ये शॉप ऑनर है। इसके पास जाके बी ए बोलता है कि मुझे ऑन 12th इस डेट को 10 क्विंटल ऑफ वीट चाहिए। ठीक है, 10 क्विंटल ऑफ वीट चाहिए। बी बोलता है मैं ये वीट आपके लिए मंगा दूंगा, ऑर्डर कर दूंगा, बट उसके लिए आपको मुझे एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है, अब ए क्या करता है, बी को सपोज 500 रुपीज एडवांस दे देता है। ठीक है, 500 रुपीज एडवांस दे देता है। तो अब क्या बन गया, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट टू सेल। मतलब एग्रीमेंट हो गया भविष्य में सेल करने के लिए, एग्रीमेंट टू सेल मतलब सेल करने के लिए एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, जिसमें कंसिडरेशन क्या हो गई, 500 रुपीज, ये जो हो गई ये पेमेंट हो गई, एडवांस पेमेंट। 10 क्विंटल का सपोज रेट था 5,000 रुपीज, ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और ये सेल एग्रीमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, ऑन 12/5/25। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो एग्रीमेंट बना ये बना सेल के लिए, मतलब 2 पार्टीज ने सेल के लिए एग्रीमेंट में रेडी किया। और ये सेल कब एग्जीक्यूट होगी, 12/5 को, मतलब 12 तारीख को 5वें महीने में 2025 में ये सेल एग्जीक्यूट कराई जाएगी, मतलब ये सेल भविष्य में करी जाएगी। तो दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल। अब सपोज दैट इसके पास 10 क्विंटल वीट ऑलरेडी अवेलेबल था, तो इसने क्या करा, सपोज ये 9/5/25 को गया इसकी शॉप पे और सेम डे इसने इसको डिलीवर कर दिया आफ्टर पेमेंट। तो ये क्या हो गया, सेल एग्रीमेंट। ये क्या हो गया, सेल एग्रीमेंट। अब व्हाट इज द डिफरेंस, एक एग्रीमेंट है जो सेल एग्रीमेंट है जो तुरंत हैंड टू हैंड हो जा रहा है, और एक एग्रीमेंट है जो भविष्य में एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस। तो चलो, सबसे पहला एग्रीमेंट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट गवर्न्स सेल्स ऑफ गुड्स इन इंडिया। इट डिफाइंस एंड डिफरेंशिएट्स बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कैसे, अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 1 एंड 4(3). ठीक है, अब सेल क्या है, फीचर्स ऑफ सेल, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जैसे मैंने बताया, वीट की शॉप पे वो गया और इमीडिएटली उसने वीट डिलीवर कर दिया, उसको दे दिया, उसको ऑनर बना दिया, तो क्या हो जाएगा, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो वो हो गया सेल। ठीक है, नेक्स्ट, बायर हैज राइट टू सू फॉर डैमेजेस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब अगर मान लो कोई डैमेजेस है, मान लो वीट खराब निकलते, तो क्या करता, बायर सू कर सकता था इंस्टेंटली। जैसे ही ऑनर बनाया और वीट खराब थे तो उसने तुरंत ही केस फाइल कर दिया। ठीक,
रिस्क ऑफ लॉस इज ट्रांसफर टू द बायर। जैसे ही सेल एग्रीमेंट हो गया एग्जीक्यूट, मतलब जैसे ही सेल हो गई वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही डिलीवरी आपने दे दी, अब वो डिलीवरी देते ही सामान चोरी हो जाए या कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी है, बायर की। बट जो एग्रीमेंट टू सेल होता है उसमें क्या है, आप पहले सामान मंगाओगे, उसको अपने पास दुकान में स्टोर करके रखोगे, एंड देन जब डिलीवरी की डेट आएगी तब उसको आप ऑनर बनाओगे। तो जब जो सामान आपने मंगा के अपनी शॉप पे रखा वो क्या है, वो आपके रिस्क में है। मान लो चूहे ने वो सामान खराब कर दिया या आपकी शॉप में चोरी हो जाए या कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाए, आग लग जाए, तो वो सामान जो होगा वो आपके रिस्क फैक्टर पे है, उसके रिस्क फैक्टर पे नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल पढ़ेंगे। ए बाइज अ टेलीविजन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, पेज फॉर इट एंड टेक्स इट होम। तो क्या हो गया, ये सेल एग्रीमेंट। ऑनरशिप ट्रांसफर्स इंस्टेंटली एंड द स्टोर कैन नॉट टेक द टेलीविजन बैक अनलेस देयर इज अ डिफेक्ट और ब्रीच ऑफ वारंटी। समझ गए। चलो नेक्स्ट इज एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल? एग्रीमेंट टू सेल जो है सेक्शन 4 क्लॉज 3 में है। कैसे, इसके फीचर्स क्या हैं? ऑनरशिप रिमेन्स विद द सेलर अंटिल द कंडीशंस आर मेट। जैसे 10 कुंटल गेहूं मंगाया, उसके पास 1 ही कुंटल था, जब तक 10 कुंटल नहीं हो जाएगा तब तक वो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। रिस्क रिमेन विद द सेलर, रिस्क जो है वो सेलर के साथ ही रहेगा। नेक्स्ट इज इफ द सेलर रिफ्यूजेस टू सेल द बायर कैन स्यू फॉर डैमेजेस बट नॉट फॉर ओनरशिप ट्रांसफर। ठीक है, अगर मान लो 12 तारीख को जब डेट आई डिलीवरी की और सेलर ने मना कर दिया सेल करने से, तो बायर के पास क्या राइट है, डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। सपोज उसके यहाँ कोई शादी वगैरह होनी थी तो उसको गेहूं पिसवाना था आटे के लिए और उसने मना कर दिया लास्ट मोमेंट पे, तो डैमेजेस के लिए सू कर सकता है, बट ऑनरशिप ट्रांसफर के लिए सू नहीं कर सकता। ठीक है, चलो एग्जांपल। ए बुक्स अ कार फ्रॉम शोरूम एंड पेज इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिया, तो शोरूम एग्रीज टू डिलीवर द कार इन 2 weeks आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अंटिल डिलीवरी ए डज नॉट ओन द कार, द रिस्क इज ऑन द शोरूम। ठीक है, आप गाड़ी बुक कराने गए, गाड़ी बुक कराई और गाड़ी बुक कराने के बाद मान लो 12 तारीख को डिलीवरी होनी थी, ऑन 12/5/25 आपकी डिलीवरी होनी थी, बट उस शोरूम ने डिलीवरी देने से मना कर दिया। तो क्या हुआ, जब तक डिलीवरी नहीं दे देगा तब तक क्या होगा, ऑनरशिप जो है वो शोरूम के पास है। अगर मान लो 12th का कोई ऐसा एसेंशियल था, मान लो आपको किसी को गिफ्ट करना था, कोई ऐसा पर्पस था जिसकी वजह से आप गाड़ी ले रहे हो, तो उस सेलर को आप सू कर सकते हो, केस कर सकते हो उसके अगेंस्ट, अगर वो अपनी कंडीशन को फुलफिल ना करे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंस। ये आप खुद देख लेंगे, ये डिफरेंस मैंने टेबुलर फॉर्म में बता दिया है, इसको आप खुद समझेंगे और इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है, सेक्शन 6 सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। जब फ्यूचर गुड्स की बात हम करते हैं तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट टू सेल। जैसे मान लो एक बाग है जिसमें आम के पेड़ लगे हुए हैं और मैं वहां जाऊं और मैं उससे बोल दूं कि जब भी आपके बाग में आम के फल आ जाएंगे तो वो फल में 10 कुंटल आम मेरे रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, और अगर बाग वाला रेडी कर देगा तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व गुड yet to be manufactured or acquired, it is always an agreement to sell until the goods come into existence. क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, गुड्स मस्ट बी असर्टेन, मतलब ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अनलेस द गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड असर्टेन। मतलब जैसे गए और आपने जाके किसी भी शॉप पे ऑर्डर दे दिया कि मुझे 100 पीसेस ऑफ पेन चाहिए, पेन। ठीक है, अब आपने ये नहीं बताया ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, कौन से कलर का पेन चाहिए, वो आपने नहीं बताया। तो जब तक गुड्स असर्टेन नहीं होंगे, आइडेंटिफाइड नहीं होंगे, तब तक जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। ये हमारा बात करता है सेक्शन नंबर 18। ठीक है, नाउ सेक्शन नंबर 20 to 22 ऑनरशिप का ट्रांसफर की बात करता है। ऑनरशिप इन स्पेसिफिक गुड्स ट्रांसफर्स इमीडिएटली इन सेल, बट इन एग्रीमेंट टू सेल इट हैपेंस अपॉन डिलीवरी और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। मतलब जैसे ही सेल वाली बात हो गई, मतलब सेल एग्रीमेंट में क्या होगा, इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगा। आप गए दूध लेने, दूध वाले ने आपको दूध दे दिया, आपने उसको पेमेंट कर दिया, दैट इज इट, आप ऑनर बन गए मिल्क के। ठीक है, सिमिलरली जो आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें कब ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, अपॉन डिलीवरी और अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन के फुलफिलमेंट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट डिलीवरी टू कैरियर। डिलीवरी टू कैरियर क्या है, इफ सेलर डिलीवर्स अ गुड टू कैरियर ऑनरशिप पासेस टू द बायर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज इन द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज दैट आपने एक प्रोडक्ट मंगाया जो वाटरवेज से आना था, दूसरे देश से। अब जैसे ही सेलर ने वो शिप में डिस्पैच कर दिया तो क्या हो गया, जिम्मेदारी किसकी हो गई, बायर की। मगर आप थे स्मार्ट, आपने क्या करा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन डाल दी कि जब तक आप उस गुड को अपने हाथ में रिसीव नहीं कर लोगे तब तक आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब जो कैरियर का चार्जेस है, जो कैरियर की जिम्मेदारी है, वो किसकी है, सेलर की। तो क्या होगा, सेलर की जिम्मेदारी होगी, बायर की जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसी बात करता है सेक्शन 23। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये आप खुद रेफर कर लेंगे, बिकॉज वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि ये स्मॉल सब्जेक्ट है, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी केस है, ये आप फिर अपने आप समझ लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दिस इज नाउ कंक्लूजन।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है बात करता है कंडीशंस एंड वारंटीज अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब क्या कंडीशंस और वारंटीज होती हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो अगर आपको पता होगा, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जनरली उसमें वारंटी इन्वॉल्व होती है फॉर 2 या 3 ईयर्स या 1 ईयर। ठीक है, तो जिस भी प्रोडक्ट को आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसमें वारंटी इन्वॉल्व होती है। तो अगर उस वारंटी वाले पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या बन जाता है, वो रिप्लेसेबल या फिर उसको रिपेयर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये है वारंटी की कंडीशंस। अब मान लो वारंटी जो है उसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस जैसे वारंटी में क्या है, जैसे आप मोबाइल वगैरह लेते हो तो उसमें फिजिकल डैमेज जो है उसकी वारंटी नहीं होती है। उसमें सिर्फ क्या है, जो सॉफ्टवेयर वाली प्रॉब्लम्स है उसकी वारंटी होती है। ठीक है, बैटरी खराब हो जाए इसकी वारंटी होती है। बट एक बार आपने अगर फोन खोल दिया, फोन को आपने मैनुअली खोल दिया तो क्या होगा, फिर उस चीज की वारंटी नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन का मतलब क्या है, अ कंडीशन इज अ फंडामेंटल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल टू इट्स पर्पस। इफ ब्रीच्ड द बायर कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। मतलब जैसे मान लो सेल एग्रीमेंट हमने किया, मतलब एग्रीमेंट टू सेल में किया, और एग्रीमेंट टू सेल करने पे हमने एक कंडीशन लगा दी कि हमें 12th डे ऑफ 5th मंथ ऑफ 2025 में डिलीवरी चाहिए। बट अगर वो लेट हो जाए, वो 13th में हो जाए, तो क्या कर सकते हैं, रेपुडिएट कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, प्लस डैमेजेस के लिए क्लेम किया जा सकता है जो भी आपका लॉस हो। ठीक है, सेक्शन 12 क्लॉज 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट डिफाइंड कंडीशन एज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जो वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी कंडीशंस अटैच होती हैं। अगर कंडीशन ब्रीच हो गई तो वारंटी क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, द ब्रीच ऑफ विच अलाउज द बायर द राइट टू ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड। ठीक है, एग्जांपल, ए ऑर्डर्स 100 बैग्स ऑफ बासमती राइस बट द सेलर डिलीवर्स व्हीट। बासमती राइस की बात हुई और उसने गेहूं दे दिया। ठीक है, Since the type of good is essential, a buyer can cancel the contract. Cancel कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, now warranty. A warranty is a minor term, a collateral to the main purpose of the contract. If breached, the buyer can claim damages but cannot repudiate the contract. मतलब जैसे मान लो आपने गुड्स कोई खरीदा, मान लो आपने लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप परचेज करने पे 2 साल की वारंटी थी। अब उस वारंटी में मान लो उस लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई या बैटरी में कुछ इशू आ रहा है, बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, वो जो सेलर है जिसने आपको लैपटॉप सेल किया है, वो सेलर उस चीज को रिप्लेस करा के देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो नहीं कराता तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कोर्ट में जाके। ठीक है, सेक्शन 12 क्लॉज 3 ऑफ द एक्ट डिफाइंस वारंटी एज अ स्टिपुलेशन नॉट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द बायर राइट टू क्लेम डैमेजेस बट नॉट रिजेक्ट द गुड्स। आप वारंटी के बेसिस पे गुड्स की डिलीवरी रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको आप डैमेजेस में क्लेम कर सकते हो। तो एग्जांपल क्या है, A buys a phone with 1 year warranty on the battery. If the battery fails, A can claim replacement or damages but cannot return the phone entirely. मतलब आप पूरा फोन वापस नहीं कर सकते, आप उसकी बैटरी को रिप्लेस कराने की रिक्वेस्ट कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, एज वेल एज अगर ना पूरी हो तो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। अब ये फिर से मैंने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको आप देख लेंगे, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडीशन एंड द वारंटी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटी अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। टाइप्स ऑफ कंडीशन क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब द सेलर मस्ट हैव लीगल राइट टू सेल द गुड्स। मतलब जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन मेरा है, तो मैं इसको बेचने का पूरी तरीके से राइट रखता हूं, तो मैं इसको सेल कर सकता हूं। अगर ये पेन मेरा नहीं है, जैसे मान लो किसी ने चोरी करी किसी भी सामान की, तो उस चोरी के सामान को बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, अ पर्सन सेलिंग अ स्टोलन कार कैन नॉट पास द ओनरशिप। जब तक आप उस प्रोडक्ट के ऑनर नहीं होंगे तब तक आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि यू कैन बेस्ट ट्रांसफर इज योर राइट। आपका राइट ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपका राइट ही नहीं है तो कैसे ट्रांसफर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, गुड्स मस्ट मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन। जैसे मान लो आप अमेजॉन वगैरह पे देखोगे तो कोई भी प्रोडक्ट देखो तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि उसमें क्या क्या आएगा, बॉक्स में क्या क्या आएगा, प्लस उस चीज को किस लिए यूज किया जाएगा या किस पर्पस के लिए वो गिफ्ट है या वो प्रोडक्ट है। तो क्या होगा, वो डिस्क्रिप्शन को उसको मैच करना चाहिए। जैसे इफ ए ऑर्डर्स रनिंग नाइकी रनिंग शूज बट रिसीव्स जेनरिक स्पोर्ट शूज, ए कैन रिजेक्ट देम। मतलब क्या है, यहां पे पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है, अगर वो जेनरिक शूज आ जाएं रनिंग वाले तो क्या कर सकता है, वो रिटर्न कर सकता है, बिकॉज यहां पे कंपनी स्पेसिफिक बात हो रही है, ब्रांड वैल्यू इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ब्रांड वैल्यू जब इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा, वहां पे उस डिस्क्रिप्शन को मैच करना, फुलफिल करना जरूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू क्वालिफाई
और फिटनेस, मतलब गुड्स मस्ट बी फिट फॉर पर्पस स्पेसिफाइड बाय द बायर। सपोज आपने व्हीट का ऑर्डर दिया, जो मैंने एग्जांपल दिया था। अब व्हीट आप उसको बता के, जनरली एक कॉमन सेंस वाली बात होती है कि व्हीट इंसान क्यों खरीदता है, गेहूं पिसवाने के लिए, ताकि आटा बन सके और आटे को कंज्यूम किया जा सके। बट उस व्हीट में बहुत सारे कंकर थे या फिर बहुत सारे कीड़े थे, तो क्या हो गया, वो पर्पस स्पेसिफाई नहीं हो पाया, फुलफिल नहीं हो पाया, और फुलफिल ना होने की वजह से क्या हुआ, वो पर्पस डिस्ट्रॉय हो गया। एग्जाम्पल, इफ अ बायर आस्क फॉर अ वाटरप्रूफ बूट्स एंड गेट्स नॉर्मल शूज कैन रिजेक्ट देम। मतलब आपने वाटरप्रूफ बूट्स की बात करी और नॉर्मल शूज मिल गए, तो क्या होगा, रिजेक्ट कर सकते हो आप, फुल आपके पास राइट है। कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। कंडीशंस एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, मतलब क्वालिटी जो होनी चाहिए गुड्स की, वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आपने शूज लिए तो वो सड़ी गली क्वालिटी में नहीं आएंगे, खराब कपड़ा फटा हुआ, ये चीज अलाउड नहीं होगी। मतलब वो यूजेबल क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए। जैसे आप अगर मान लो खराब फलों को बेचो और फ्रेश बताओ, तो क्या होगा, वो यूजेबल क्वालिटी में नहीं है, तो इसलिए वो क्या होगा, कंडीशन का वायलेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो कंडीशन एज टू सैंपल है। इफ गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल दे मस्ट मैच द सैंपल। जैसे आप मिठाई की दुकान पे जाते हो और मिठाई आपको टेस्ट करने के लिए दी जाती है, तो जो मिठाई आप टेस्ट करते हो, तो जो आप मिठाई परचेज कर रहे हो वो सिमिलर स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। अगर सैंपल से मैच नहीं कर रही है, कोई झूठा सैंपल आपको पेश करा के उसके बाद खराब क्वालिटी की मिठाई पैक कर दी जाए, तो क्या होगा, वो कंडीशन का वायलेशन होगा और आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो या फिर डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। इफ अ बायर सेलेक्ट्स अ फैब्रिक सैंपल बट रिसीव्स अ डिफरेंट मटेरियल इन बल्क कैन रिजेक्ट इट। मतलब आप कुछ गए थे लेने, मान लो आपने क्लोथ स्टोर पे गए, आपने डिफरेंट कपड़े का सूट सेलेक्ट कर लिया, अब वो जैसे ही आप घर आए उसने सूट बदल दिया, दूसरे कपड़े का आपको भेज दिया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीवरी को रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वारंटी। वारंटी में क्या है, वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन, मतलब आप जो भी चीज खरीद रहे हो उसका पोजीशन आपको क्वाइटली एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा ना हो जैसे मान लो आपने कोई भी एक कार खरीदी और कार खरीदने के बाद आपको पता लगे कि वो तो चोरी की कार थी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जिस पर्सन से आपने कार खरीदी उसको आप केस में बुला सकते हो और कह सकते हो कि मेरा पैसा वापस करो। ठीक है, तो एग्जाम्पल, इफ ए बाइज अ कार बट लेटर फेसेस लीगल क्लेम्स ऑन इट ही कैन क्लेम द डैमेजेस। ये तो होगी चोरी की बात। मान लो आपने एक कार खरीदी और उसमें कई सारे चालान थे जो कि पहले से ही उस कार पे थे, तो क्या होगा, वो जो चालान की जो अमाउंट है वो आप नहीं पे करोगे, वो सामने वाला पर्सन पे करेगा, बिकॉज आपको क्वाइट पोजेशन का राइट है। और ये वारंटी जो होती है इंप्लाइड वारंटी होती है, ये पर्सन कोई दे या ना दे आपके पास ऑलरेडी रहती है। ठीक है, एज पर द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 14 क्लॉज बी। नेक्स्ट इज वारंटी एज टू फ्रीडम ऑफ इनकम्बरेंसेस, मतलब इनकम्बरेंसेस से फ्रीडम होगी। गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम थर्ड पार्टी राइट्स, थर्ड पार्टी का कोई राइट नहीं होगा। एग्जाम्पल, इफ अ कार हैज अनपेड लोन्स दैट द बायर वाजंट इन्फॉर्म अबाउट देन ही कैन क्लेम डैमेजेस। मतलब कार पे ऑलरेडी लोन है, कार गिरवी रखी हुई है और फिर भी बेच दी जाए और बायर को बताया ही ना जाए कि इस पे लोन है, तो क्या होगा, वो क्या होगा, डैमेजेस जो भी होंगे, जो लोन अमाउंट होगी वो रिकवर करी जा सकती है फ्रॉम द सेलर। ठीक है। नेक्स्ट, वारंटी एज टू फिटनेस। फिटनेस की वारंटी होनी चाहिए। If a buyer relies on the seller's skill or judgment, the goods must be fit for that purpose. Example, if A buys a pesticide recommended by the seller, but it fails, A can claim damages. मान लो खेत के लिए आपने पेस्टिसाइड्स लिए जो कि रिकमेंडेड बाय सेलर है, दुकान पे गए, आपने दुकान वाले से बोला कि मुझे बेस्ट पेस्टिसाइड दे दो, उसने एक दे दिया कि भाई ये सबसे बेस्ट है, तो क्या होगा, आपने उसको यूज करा बट वो फेल हो गया, तो क्या होगा, डैमेजेस आप उस सेलर से क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट इज वारंटी एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, मतलब वारंटी होती है स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स की। इफ अ पेन लीक्स इंक डिस्पाइट बीइंग ब्रांड न्यू द बायर कैन क्लेम डैमेजेस। आपने एक पेन लिया बढ़िया क्वालिटी का, आप जेब में लगा के ऐसे चल रहे हो और वो क्या हुआ, लीक कर जाएगी, आपकी शर्ट खराब हो जाए, तो क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, इसमें फैक्ट्स और जजमेंट लिखे हुए हैं, तो आप इसको एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, कैन अ कंडीशन बिकम वारंटी? दिस इज अ क्वेश्चन दैट सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी इन टू सिचुएशन। कब कंडीशन जो है वो वारंटी बन सकती है, इन दो सिचुएशंस में बन सकती है। पहला, व्हेन द बायर वॉलंटरली वेव्स द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड व्हेन बायर एक्सेप्ट द गुड डिस्पाइट द ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब जब बायर ने खुद ही राइट टू रिजेक्ट को वेव कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, या फिर बायर ने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स ब्रीच ऑफ कंडीशन के बाद भी। एग्जांपल, ए ऑर्डर्स रेड बाइक बट रिसीव्स ब्लू वन। If A keeps it, the condition become warranty and he can only claim damages instead of rejecting the bike. मतलब आपने जैसे ही उस ब्लू बाइक को एक्सेप्ट कर लिया रेड ऑर्डर करने के बाद, तो क्या हो गया, वो जो कंडीशन थी वो बन गई वारंटी, और अब वो वारंटी के बेसिस पे आप उसको डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, ये आप देख लेंगे। तो इसी के साथ आपके दो टॉपिक्स हो गए ओवर। नाउ वी विल मूविंग टू थर्ड टॉपिक, दैट इज
पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, अब पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑब्लिक टाइटल इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है, मतलब समझ गए। नाउ देखो, दो तरह की बातें होती हैं। पहली चीज होती है कि आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, और दूसरी चीज होती है कि आप पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे मान लो आपने कार परचेज की और आपने उस पर अगेंस्ट लोन ले लिया, तो आपने क्या करा, ओनरशिप बैंक के पास रहती है, जिसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन बोला जाता है, वो क्या रहता है, बैंक के पास रहता है, और आप उसको यूज कर रहे होते हो। मतलब ऑनर क्या है उस वक्त, बैंक है, बिकॉज उसने आपको फंड दिया हुआ है। तो अगर आप उस फंड को वापस नहीं करोगे तो बैंक के पास फुल राइट है उस कार को लेके सेल कर सकता है वो। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे बात हो रही है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की। अब वो दो तरीके से हो सकता है, पहला है पासिंग ऑफ ओनरशिप एंड नेक्स्ट है पासिंग ऑफ पोजीशन। ठीक है, Why it is important? Because it determines who bears the risk of loss or damage। मान लो आपने कार परचेज करी लोन पे और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्योंकि वो आपके पोजीशन में है, बेशक आप उसके अभी ऑनर नहीं बने, बट वो आपके पोजीशन में है, तो क्या होगा, अगर मान लो बैंक आती है रिकवरी करने, तो आपकी ड्यूटी होगी कि उसको सही करा के उसको वापस करो। ठीक है, नेक्स्ट अफेक्ट्स इंसॉल्वेंसी राइट्स। क्रेडिटर्स ऑफ द ओनर कैन क्लेम द गुड्स। मतलब जैसे मैं कार वाला एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको किसी ने क्रेडिट दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, तो वो आपसे क्लेम कर सकते हैं गुड्स को। नेक्स्ट इज इट डिफाइंस हु कैन सू फॉर डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच। क्योंकि जो ऑनर होगा या जिसके पास पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी होगा, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी होगा, तो वो डिसाइड करेगा कि कौन सू कर सकता है अगर मान लो ब्रीच हो जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्स क्या है, 18 to 25 है। गुड्स मस्ट बी असर्टेन, मतलब गुड्स पता होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, आइडेंटिफाइड होने चाहिए। इसका एग्जांपल देखें, ए ऑर्डर्स 10 kg ऑफ शुगर फ्रॉम 100 kg सैक। सिंस शुगर इज नॉट सेपरेटेड द ओनरशिप डज नॉट पास। मतलब 10 किलो शुगर खरीदी थी 100 किलो में से, तो 10 किलो को अलग करना पड़ेगा ना, तो जब तक अलग नहीं करा जाएगा तब तक ओनरशिप सेपरेट नहीं हो सकती। ठीक है, ट्रांसफर इन केसेस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, मतलब व्हेन इंटेंशन ऑफ पार्टी डिसाइड। सेक्शन 19 इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज व्हेन ओनरशिप पासिस द इंटेंशन प्रीवेल्स। मतलब अगर मान लो सेल्स ऑफ आपने गुड्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करा और उसमें लिखा था कि कब ओनरशिप पास हो जाएगी। जैसे मान लो आपने 100 टीवी खरीदने का एक साथ ऑर्डर दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि 100 टीवी मैं ले रहा हूं आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर वेरिफिकेशन। जब टीवी चलने लगेगी और प्रॉपर फॉर्म में चलेगी तब क्या होगा, तब मैं उस टीवी का ऑनर बन जाऊंगा। तब तक जब तक वो प्रॉपर फॉर्म में चल नहीं जाती, सारे उसके फीचर्स चेक नहीं हो जाएंगे, तब तक के लिए ऑनर कौन होगा, द सेलर। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई इंटेंशन है तो वो इंटेंशन की इज्जत रखी जाएगी और उस इंटेंशन को माना जाएगा। ए एंड बी एग्रीज दैट ए विल रिटेन ओनरशिप अंटिल बी पेज इन फुल इवन इफ बी टेक्स द गुड, ओनरशिप रिमेन्स विद ए। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आपने 100 टीवी खरीदी, तो एक कंडीशन उसने रख दी सेलर ने कि जब तक आप फुल पेमेंट नहीं कर दोगे तब तक सेलर ही ऑनर रहेगा टीवी का। तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन मानी जाएगी, एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, मतलब डिलीवरी होने के स्टेट में होना चाहिए। इफ गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी ओनरशिप पासेस इमीडिएटली। आप गए, आपने टीवी परचेज करी, हैंड टू हैंड आपको डिलीवरी मिल गई, तो क्या हो गया, आप ऑनर बन गए हैंड टू हैंड। ठीक है, नेक्स्ट when a seller has to do something, if seller needs to fix, weigh or measure the goods, the ownership passes only after this is done। जैसे मान लो आप गए लहंगा लेने, लहंगा परचेस करने गए और लहंगा परचेस करने में आपने लहंगे को फिटिंग के लिए दिया, तो जब तक फिटिंग होके आपको वापस नहीं मिलेगा तब तक आप उस गुड के ऑनर नहीं रहोगे, सेलर ऑनर रहेगा। A orders 20 kg of wheat, but B the seller has to weigh first, the ownership not passes until weighing is complete। जब तक weighing complete नहीं होगी तब तक ओनरशिप पास नहीं होगी। When goods नीड अप्रूवल, मतलब जब गुड्स को अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हो, तो क्या है, इफ गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल तो ओनरशिप ट्रांसफर्स ओनली व्हेन द बायर एक्सेप्ट्स द गुड्स एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। मतलब आपने एक्सप्रेस कर दिया या इंप्लाइड वे में। क्या एग्जांपल, इफ ए सेंड्स पेंटिंग टू बी फॉर ट्रायल, इफ बी डज नॉट रिटर्न इट विद द एग्रीड टाइम द ओनरशिप पासेस। जैसे मान लो आपको ट्रायल के लिए एक पेंटिंग भेजी उसने और आपने उसको वापस ही नहीं किया, उसको रख लिया अपने पास, तो क्या माना जाएगा कि आपकी ओनरशिप वो हो गई है, वो ट्रांसफर हो गई ओनरशिप। ठीक है, सेलर से बायर। ये किसका एग्जांपल है, इंप्लाइड का। अगर मान लो एक्सप्रेस का है, आपने वापस कर दिया, उसको फोन करके बोल दिया कि यस दिस पेंटिंग वाज गुड, आई विल बी कीपिंग दिस पेंटिंग एंड मेक 10 मोर पीसेस ऑफ दिस, तो क्या होगा, वो अलाउड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफर इन केस ऑफ अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स के लिए क्या होगा, सेक्शन 23 बात करता है, ओनरशिप पासेस ओनली व्हेन फ्यूचर गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड एप्रोप्रिएटेड फॉर द बायर। मतलब आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं एक बाग गया, वहां पे मैंने ऑर्डर दिया कि जब बाग में से आम तैयार हो जाएंगे तो मुझे 10 कुंटल आम चाहिए, तो मैं जाऊंगा, जब रेडी हो जाएंगे तो 10 कुंटल आम मैं देखूंगा, वे कराऊंगा, और वे कराने के बाद क्या होगा, तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे और एप्रोप्रिएट हो जाएंगे, तब क्या होगा, मैं उसे घर ला सकता हूं। ठीक है, ए ऑर्डर्स 100 एप्पल्स ऑनलाइन, द सेलर सेलेक्ट्स एंड पैक्स
देम फॉर डिलीवरी, ओनरशिप पासिस व्हेन द पैकेजिंग इज डन। ठीक है, असर्टेन होना जरूरी है, आइडेंटिफाई होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफर व्हेन सेलर रिसीव राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब इफ द सेलर रिजर्व्स ओनरशिप राइट until certain conditions are met, example full payment, the ownership does not passes until those conditions are fulfilled। जैसे मान लो आप गए शॉप पे और आपने क्या करा, एक मोबाइल परचेस किया ऑन इंस्टॉलमेंट परचेस किया, तो जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर दोगे तब तक आप उसके ऑनर नहीं बनोगे। ठीक है, एग्जांपल ए बाइज अ रेफ्रिजरेटर ऑन इंस्टॉलमेंट्स, द कॉन्ट्रैक्ट states ownership will transfer only after full payment even though A has possession, the ownership remains with the seller। मतलब सेलर ही ऑनर है जब तक पोजीशन आपके पास है, मगर जब तक आप फुल पेमेंट नहीं कर दोगे तब तक क्या होगा, सेलर ही ऑनर रहेगा। ठीक है, रिस्क एंड पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, रिस्क है इफ द ओनरशिप हैज पास्ड द बायर बियर्स द रिस्क, इफ द ओनरशिप हैज नॉट पास्ड द सेलर बियर्स द रिस्क। ठीक है, एग्जांपल ए बाइज अ बाइक बट द सेलर एग्रीज टू डिलीवर इन 2 days, इफ द बाइक वाज डैमेज्ड बिफोर डिलीवरी हु सफर्स द लॉस, इफ द ओनरशिप हैड पास्ड A bears the loss, if not sellers। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट केसेस, ये आप खुद देखेंगे, इसमें फैक्ट और हेल्ड जजमेंट लिखी हुई है, तो आप ये देखेंगे और उसको अपने आंसर में मेंशन करेंगे, और उसके बाद ये आपके केसेस हैं, देन उसके बाद आपका कंक्लूजन है, ये आप पढ़ लेंगे। नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर और रेमेडीज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सेल्स ऑफ गुड है। ठीक है, अब क्या है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, उन सेलर्स का क्या, उनके क्या राइट्स हैं जो अनपेड रह जाए बेचारे, उन्होंने गुड्स तो दे दिया, सामान दे दिया, आप मालिक बन गए, बट क्या हुआ, पेमेंट तो फुल में हुई नहीं। ठीक है, जैसे मान लो आपने चेक दे दिया और चेक बाउंस हो जाए तो क्या होगा, पेमेंट फुल नहीं हुई, तो क्या होगा, वो सेलर बेचारा, उसकी पेमेंट नहीं हुई, जिसलिए उसने दुकान खोल के बैठा था, वो काम ही फुलफिल नहीं हुआ, तो क्या होगा, उसके कुछ राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो उन राइट्स की बात करते हैं। सेक्शन 45 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइन अनपेड सेलर एज वन हु हैज नॉट रिसीव्ड द पेमेंट और प्राइस इन फुल। मतलब क्या होगा, अगर मान लो कोई पर्सन है जिसने सेल किया, तो उसको जब तक फुल पेमेंट नहीं मिल जाएगी तब तक वो क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर। ठीक है, नाउ राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, rights of unpaid seller has right classified into first rights against the goods, next right against the buyer। दो तरीके के राइट्स हैं, एक जो बात करता है गुड्स के अगेंस्ट, मतलब गुड्स को रोकने का राइट, जैसे एग्जांपल, ठीक है, और एक है बायर के अगेंस्ट, जैसे केस फाइल करने का राइट। ठीक है, अब क्या है, सेलर राइट अगेंस्ट द गुड्स, मतलब इफ ऑनरशिप हैज पास्ड टू द बायर फर्स्ट राइट ऑफ लियन मतलब वो गुड को अपने पास रोक सकता है जब तक उसकी पेमेंट ना हो जाए। सेलर कैन रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल फुल पेमेंट, जब तक फुल पेमेंट नहीं हो जाएगी वो गुड्स को अपने पास रोक सकता है। एग्जांपल, अच्छा, ये लियन का राइट कब तक है, जब तक जो गुड्स है वो किसके पास है, सेलर के पास, मतलब गुड्स का पोजेशन, मतलब क्या है, गुड्स का जो पोजेशन है वो किसके पास है, सेलर के पास है। ठीक है, एग्जांपल, ए सेल्स टीवी टू बी ऑन क्रेडिट बट बी फेल्स टू पे, इफ द टीवी इज स्टिल इन एज वेयर हाउस ए कैन रिफ्यूज द डिलीवरी अंटिल द पेमेंट इज मेड। समझ गए, चलो नेक्स्ट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब अगर ट्रांजिट में है तो उसको फोन करके रोक सकता है, या फिर फोन करने का मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, फोन करके रोक सकता है, या फिर पहुंच के उसको रोका जा सकता है। इफ द गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, द अनपेड सेलर कैन स्टॉप डिलीवरी बिफोर बायर टेक्स द पोजीशन, पोजीशन से पहले डिलीवरी को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, अगर गुड्स बायर के पास पहुंच गए तो ये राइट भी चला गया, ना लियन एग्जिट कर सकते हो, ना ट्रांजिट में गुड्स को रोक सकते हो। ठीक है, अगर डिलीवरी हो गई है तो A ships 100 bags of rice to B before delivery, B becomes bankrupt, A can stop the carrier from delivering the goods। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट ऑफ रीसेल, मतलब पेमेंट नहीं हुई और आप पेमेंट कर भी नहीं रहे, आपके पास गुड्स रखे हुए सेलर के पास, तो गुड्स रखे हुए अचार थोड़ी डालेगा, वो क्या करेगा, सेल करेगा, तो दोबारा भी बेच सकता है अगर रीजनेबल टाइम में पेमेंट नहीं करते हो तो। इफ अ बायर फेल्स टू पे विद इन रीजनेबल टाइम द सेलर कैन रीसेल द गुड्स। इफ द गुड्स आर पेरिशेबल द सेलर कैन सेल देम इमीडिएटली विदाउट नोटिस। अगर मान लो पेरिशेबल मतलब खराब होने वाले, जैसे फल है, सब्जी है, ये खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो खराब होने से पहले ही इमीडिएटली भेज सकता है विदाउट नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट टू विदहोल्ड डिलीवरी, डिलीवरी को रोक सकता है। ठीक है, अनपेड सेलर कैन रिफ्यूज डिलीवरी इफ द बायर हैज नॉट पेड। ठीक है, सेलर इफ द सेल वॉज मेड ऑन क्रेडिट बट द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 100 टीवी का ऑर्डर हुआ, 100 टीवी के ऑर्डर होने के बाद 10 टीवी डिलीवर हो गई और बाकी की पेमेंट अभी नहीं हुई, जो तो जिनकी पेमेंट नहीं हुई उनकी डिलीवरी रोकी जा सकती है। एग्जांपल, ए सेल्स अ रेफ्रिजरेटर टू बी ऑन 30 days क्रेडिट, 30 दिन का टाइम दिया था क्रेडिट पे कि अगर बी ने पे कर दिया तो क्या होगा, उसको डिलीवरी दे दी जाएगी, बट इफ बी डज नॉट पे आफ्टर 30 days ए कैन रिफ्यूज टू डिलीवर द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट द बायर। अब बायर के अगेंस्ट क्या राइट है, ये आपके थे राइट अगेंस्ट द गुड्स। नाउ बायर के अगेंस्ट क्या राइट्स है, सूट फॉर प्राइस, प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल, ए सेल्स अ कार टू बी
एंड ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड, बी रिफ्यूजेस टू पे, ए कैन sue फॉर द अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, सूट फॉर डैमेजेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। अगर मान लो सेलर ने यहां से भेजा बट बायर ने रिफ्यूज करने से एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया, तो क्या होगा, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए सूट फाइल करा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 100 laptops to B, but B refuses to take delivery, A can sue for damages. A can sue for damages. सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस में आपको सेमेस्टर 1 में बताया था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। एग्जांपल, ए सेल्स अ मशीन टू बी हु रिफ्यूजेस टू पे आफ्टर यूजिंग इट, ए कैन सू फॉर डैमेजेस। नाउ नेक्स्ट इज सूट फॉर इंटरेस्ट। मान लो जो अनपेड अमाउंट है उस पर कुछ इंटरेस्ट बनेगा, भैया उसके पास आ जाती है तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता बैंक में रखने का, तो वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट क्लेम किया जा सकता है। एग्जांपल, ए सेल्स गुड वर्थ रुपीज 1 lakh to B and sets a 30-day payment period. If B delays the payment, A can claim the interest. मतलब अगर डिले हुआ तो जितने दिन का डिले होगा उसका इंटरेस्ट क्लेम करा जा सकता है। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज क्या है, पहला रेमेडीज सेलर, राइट टू सू फॉर प्राइस, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, राइट टू सू फॉर डैमेजेस कर चुका हूं, राइट टू सू फॉर इंटरेस्ट ये भी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट रेमेडीज फॉर बायर। बायर के लिए क्या रेमेडीज है, अगर सेलर डिफॉल्ट करेगा तो सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। अगर सेलर, बायर ने एक कंडीशन पूरी कर दी, पेमेंट कर दी, सारी चीजें हो गई, बट सेलर डिलीवरी नहीं कर रहा है तो सूट कर सकता है नॉन डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट क्या है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम कहां पे जाते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाते हैं, बट सेक्शन 58 ये राइट देता है बायर को फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट फाइल करने के लिए। नेक्स्ट इज सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए भी सूट कर सकता है, क्योंकि एक कंडीशन है कि गुड्स को डिलीवर करो ऑन टाइम, और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और अगर वारंटी है उसकी कि अगर मान लो गुड्स डिलीवर हो भी जाए और उसकी कोई वारंटी क्लेम है तो वारंटी क्लेम की जा सकती है। नेक्स्ट इज सूट फॉर रेपुटेशन बिफोर ड्यू डेट, एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगर मान लो उसको लगता है बायर को, जैसे मान लो 11 तारीख आ गई, 12 तारीख को डिलीवरी होनी थी, बट सेलर का अभी तक कोई फोन ही नहीं आया, कोई बात ही नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुई कि 12 तारीख को 12 बजे कितने बजे डिलीवरी पहुंचानी है या कैसे डिलीवरी होगी या कहां मिलोगे, कोई भी एड्रेस वगैरह कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच, मतलब एंटीसिपेशन ऑफ ब्रीच लगेगा बायर को, तो क्या कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू डिलीवर 100 चेयर्स इन 1 month बट लेटर रिफ्यूजेस, बी कैन sue इमीडिएटली। ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, ये आप केस लॉज देख लेंगे और इसको आप मिनिमम 1 केस लॉ 2 केस लॉ अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो आपके बेटर मार्क्स आने के 99.9% चांसेस हैं, क्योंकि 100% चांसेस तो किसी के नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, ये आपका कंक्लूजन है, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा ये यूनिट हो गई खत्म, बहुत जल्दी निपट गई ये यूनिट क्योंकि छोटी यूनिट थी। तो चलिए अब यूनिट 4 में मिलेंगे। यूनिट 4 में मिलने पे हम कवर करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रेलेवेंट प्रोविजंस जो कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।